अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो जो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में हो, भले वो यूपीएलटी ग्रेड हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो या फिर आपका ईएमआरएस का हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड सारी कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएँगी और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पे मिल जाएँगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस की जो आपकी वैकेंसी आई है 2025 की उसकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं अगले 10 मिनट में देने वाला हूँ। आपके रिगार्डिंग मन में जो भी डाउट्स आ रहे थे सर एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगा, कैसा एग्ज़ाम आएगा, कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, क्या चीज़ कैसा रहेगा, कैसा पेपर का पैटर्न रहेगा, सारी डाउट्स आपके इस वीडियो में सॉल्व हो जाएँगी। बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो ईएमआरएस मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये एक प्रकार की बोर्डिंग स्कूल होती है, बच्चों को जहाँ पे रखकर पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिकली आपकी दूसरी बार वैकेंसी आई हुई है, ठीक है? इससे पहले आई थी आपकी 2023 में जिसमें देखा गया था कि कट ऑफ जो था आपका बहुत ही लो गया था। क्यों गया था कट ऑफ लो? क्योंकि क्या हुआ था उस समय जो आपका पेपर 1 आया था ना उसमें क्वालिफाइंग इन नेचर था। मतलब मान लीजिए 70 से 80% जनसंख्या उसी पेपर 1 को क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। तब जाके आपका पेपर 2 इवैल्यूएट होता। पेपर 1 जो इंग्लिश, हिंदी था उसी में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स आए थे तो उसी में काफ़ी सारे बच्चे रह गए थे। और फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर आया था, अच्छे लेवल का भी आया था क्योंकि इसको सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ईएमआरएस का जो आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं। सर सैलरी लेवल 6 रहता है, सिलेबस क्या रहता है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, प्री में क्या आएँगे, कितने नंबर के आएँगे, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मेंस में क्या आएगा और रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट्स आएगा तो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है? तो ईएमआरएस का फुल फॉर्म होता है आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपका ईएसएसई का एग्जाम कराता है, ठीक है? ईएसएसई जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है तो ये लिखा था यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो ऐसे ही ईएसएसई कंडक्ट करा रहा है। ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम जो आपका एग्जाम होगा, जो एग्जाम के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, जो आपका 2025 में अभी नोटिफिकेशन इसका 1 हफ्ते पहले रिलीज किया गया था। तो अगर हम देखें, इसमें क्या रहेगा आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने का लास्ट डेट क्या है? आपको 23/10/2025 से पहले आपको फॉर्म को जमा कर देना है। ठीक है? ध्यान रखिएगा 23 तारीख से पहले आपको जमा करना है। और फॉर्म भरने के लिए फीस क्या लगेगा? फॉर्म भरने के लिए आपको फीस लगेगा क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट आपका टीजीटी का आया हुआ है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर एससी कैटेगरी के या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹500 लगेंगे। और जो हमारे अदर देन फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि मेल कैंडिडेट्स जो भी जनरल ओबीसी से आते हैं, उनके लिए लगेंगे आपके टोटल ₹2000 आपके फॉर्म फिल करने में आपको पे करना पड़ेगा। तो फॉर्म देखा जाए तो बाकी कैटेगरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा है, ₹2000 फॉर्म का आपका फीस है। अब बात करें जो हमारा फिजिकल एजुकेशन फील्ड आता है ना, वो आता है ईएमआरएस में मिसेलेनियस कैटेगरी में, इसीलिए इसका जो लेवल पे है वो लेवल 6 है। तो अब हमारे मिसेलेनियस कैटेगरी में ग्रुप बी जो इनका पोस्ट है, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं इस बार भी। टोटल मेल कैटेगरी की है 173 और फीमेल कैटेगरी की है 299, मतलब जस्ट डबल मान लीजिए फीमेल कैटेगरी का। तो फीमेल्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है इसमें आपका लग जाने का, क्योंकि बहुत ही सुनहरा सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल रहा है। तो वही अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, 73 फॉर यूआर, 17 फॉर ईडब्ल्यूएस, 46 फॉर ओबीसी, एससी के लिए 25 हैं, फिर एसटी के लिए 12, ठीक है? फिर अलग-अलग कैटेगरीज़ वाइज़ हैं, यहीं आपकी मेल फीमेल की भी कैटेगरीज़ वाइज़ सीट्स आपकी एलोकेट हुई हैं। तो टोटल देख सकते हैं 173 मेल की हैं अलग से और 299 फीमेल की हैं, मतलब फीमेल की अलग कॉम्पिटिशन है, मेल की अलग कॉम्पिटिशन है, ठीक है? और पोस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे आप लोगों की, सर एलिजिबल मैं हूँ कि नहीं हूँ? पहला नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, आपका 35 साल क्रॉस नहीं करना चाहिए, बशर्ते आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। वहीं पे आपको ओबीसी कैटेगरी को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रूल्स के द्वारा 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी-एसटी को 5 साल का मिलता है, वो इसके बाद आपका अप्लाई होगा। और वहीं अगर कोई ईएमआरएस एम्प्लॉयी है तो उसके लिए 55 साल। तो ये आपकी एज की लिमिट थी जो इस जॉब के लिए डिमांड की गई है। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? यहीं पे तो मेन खेल हो रहा है, जो इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं, इतने सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे यूट्यूब पर भी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। तो ध्यान से मैं सारी चीज़ें क्लियर बेसिक में बात करूँगा क्योंकि मैं भी इसी फील्ड का हूँ।
मैंने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है, आपको मैं एक-एक चीज़ क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, ऐसा बोलने वो ये करिए, वो करिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो जो काम की चीज़ है उसको सुनिएगा, क्या एलिजिबिलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ पहले। तो पहला क्वालिफ़िकेशन क्या माँगा है और में दिखा दिया। पहला क्या बोला है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। मतलब 4 साल का आपने 12वीं के बाद डायरेक्टली इंटीग्रेटेड बीपीएड किया हुआ हो। तो 4 साल का कौन बीपीएड कराती है? आपकी भारत में अभी फिलहाल में 2 ही इंस्टीट्यूट कराती है 4 साल का बीपीएड। एक है आपकी एलएनआईपी और दूसरा है आपका एलएनसीपी त्रिवेंद्रम। मतलब यहाँ के बच्चे एलिजिबल हैं पहले पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ आपको एलिजिबिलिटी ताकि आपके मन में क्लियर रहे क्या-क्या इसमें लिखा गया है, क्या-क्या आपको समझना है। दूसरा तो पहला तो समझ गए 4 साल का डायरेक्टली बीपीएड किया हुआ आपने इंटीग्रेटेड वाला और आपके ग्रेजुएशन में जो भी आपका हुआ है बीपीएड उसमें 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए। अब बोला है क्या बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन मतलब मान लीजिए बीपीएस कोर्स, बीएससी कोर्स आपने किया हुआ हो जो आपका एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइडेड दैट। अब और एक कंडीशन क्या है फिजिकल एजुकेशन इज स्टडीड इन ऑल 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन अलोंग विथ बीपीएड। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको दूसरे पॉइंट में आपने बीपीएस किया हो या फिर बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन किया हो और साथ में आपने बीपीएड किया हो, भले वो आपका बीपीएड 1 साल का हो या आपका 2 साल का हो, तो ये आपकी दूसरी एलिजिबिलिटी है। मतलब फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आपने 3 साल की कोर्स करी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में ही, बीपीएस या फिर बीएससी और आपने 1 साल का बीपीएड या फिर 2 साल का, 1 साल का पहले 2014 तक होता था, उसके बाद 2014 के बाद आपका 2 साल का होने लगा। तो आप एलिजिबल हैं दूसरे पॉइंट के हिसाब से। तो दोनों पॉइंट आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर है, पहला और दूसरा जो मैंने बताया। अब आते हैं तीसरे एलिजिबिलिटी पे जो इन्होंने तीसरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। बैचलर डिग्री विथ फिजिकल एजुकेशन एज़ एन इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब आपने कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो, बशर्ते आपने वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन आपका एक सब्जेक्ट हो। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने किया है बीए इन फिजिकल एजुकेशन। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में होता है तो वहाँ पे आपने फिजिकल एजुकेशन आपका तीनों साल ये पहला साल दूसरा साल तीसरा साल तीनों साल में आपका फिजिकल एजुकेशन रहना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं तीसरे पॉइंट के हिसाब से मतलब एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए विथ 50% मार्क्स एंड पार्टिसिपेशन इन नेशनल स्टेट साथ में यहाँ पे एंड दिया है और नहीं दिया है आपने बीए इन फिजिकल एजुकेशन मान लीजिए किया हुआ हो पर साथ ही में आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है पार्टिसिपेशन इन नेशनल और स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स इन स्पोर्ट्स और गेम्स और एथलेटिक्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और आईओए अलोंग विथ अब यहाँ पे क्या बोला है अलोंग विथ बीपीएड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन और इट्स इक्विवेलेंट इसके साथ आपको क्या चाहिए बीपीएड चाहिए वही आपका 1 साल का बीपीएड हो या फिर आपका 2 साल का हो जो भी एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं। अब यहाँ पे डाउट्स क्या आ रही हैं जो सभी के मन में आ रही हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं जो जैसे मान लीजिए मैंने बीकॉम कर लिया किसी ने अब वो सोचेगा कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ तो आप इस पोस्ट के हिसाब से एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसमें लिखा गया है आपने बीकॉम में तो कहीं फिजिकल एजुकेशन आपने पढ़ा नहीं होगा। तो इस जो भी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई हुई हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 70-80% जितनी भी जनसंख्या है, सभी क्या करते हैं कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन करके 2 साल का बीपीएड कर लेते हैं और आप जॉब्स के लिए बाकी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते थे। पर इसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन्ड है कि आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब ये मैं बता रहा हूँ जो आपको एलिजिबिलिटी में लिखा गया है और जो मुझे समझ में आ रहा है। अब इसके ऊपर काफ़ी सारे आपने देखे होंगे हियरिंग्स चल रहे हैं, ये होगा, वो होगा। तो अगर आपके रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स आएँगे तो मैं आपको बता दूँगा। मेरे तरफ से आपके लिए एक सजेशन है, आप फॉर्म भर दीजिए, जो होना होगा वो आपको हो जाएगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आप छोड़ दीजिए वो बात की बात है, आप पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकालिए, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा उसको गेन करिए, तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा। दुनिया कुछ भी बोले, ठीक है? उससे मतलब मत रखिए। एलिजिबल होना होगा तो लास्ट में हो जाएँगे, नहीं होना होगा तो नहीं हो जाएँगे। तो असमंजस से मत पड़िएगा, फॉर्म भरना है, नाव को उस पार रहिए या फिर इस पार रहिए, तो आपको वो डिसाइड करना है। बाकी जो नोटिफ़िकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी दिया गया था, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब डिज़ायरेबल क्या है? मतलब क्या-क्या डिज़ायरेबल होना चाहिए? तो रिप्रेजेंटेड एट लीस्ट स्टेट और नेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स गेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंसर्न फेडरेशन। आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी का।
एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रेसिडेंशियल स्कूल का, डिज़ायरेबल है मतलब मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, कोई इंटरव्यू तो होगा नहीं इसमें। तो अगर है तो अच्छी बात है, या फिर आपका दिया डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये सब डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस है, मतलब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, आप बच्चों को अच्छे से काम हेल्प कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे, मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको अच्छे से क्लियर किया है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं थोड़ा तैयारी के ऊपर चलते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? तो 2 टायर में एग्जाम हो रहा है, टायर 1 जैसे आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं टायर 1, टायर 2 में। तो इसके भी आपका इस बार टायर 2 में एग्जाम होगा 1 और 2। पहले आपका एक ही एग्जाम होता था एमसीक्यू बेस्ड। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा आपका? टायर 1 of EMRS Staff Selection Commission ESSE 2025 will be conducted in MCQ। OMR मतलब पेन पेपर मोड पे होगा, सेंटर पर जाना पड़ेगा, गोला लगाना पड़ेगा, OMR शीट पे और जमा करना पड़ेगा। तो पहला आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, और टायर 2 जो होगा, पहला वाला तो OMR होगा, MCQ बेस्ड होगा, और जो टायर 2 एग्जामिनेशन होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब राइटिंग आंसर राइटिंग करना पड़ेगा और MCQ क्वेश्चन भी आएंगे। वो भी आपका पेन पेपर मोड पे ही होगा, तो कोई भी प्रकार की ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रही है, दोनों आपकी ऑफलाइन एग्जाम हो रही है। किसी प्रकार के इंटरव्यू नहीं होंगे, ठीक है? मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको जॉब दे दी जाएंगी। अब चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चंस और एग्जाम पेपर्स। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? बाइलिंगुअल रहेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, पेपर आपका हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, बशर्ते जो आपने रीजनल लैंग्वेज चूज किया है, यानी कि हमें चूज करना पड़ता है रीजनल लैंग्वेज। जो टायर 1 में एग्जाम्स होता है कि आपको क्या लेना है, तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं हिंदी चूज कर लूंगा, वो हिंदी वाला क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे दें, तो वो चीज़ नहीं होगा। जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी में आएगा। जैसे मैंने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश में ही आएगा वो क्वेश्चन, जो भी 10 क्वेश्चन आएंगे इसको इंग्लिश के। क्लियर है? अब बात करते हैं टीजीटी का, जो हमारा मिसलेनियस कैटेगरी का पेपर 1 है, उसमें क्या-क्या टॉपिक्स आएँगे, कितना टाइम मिलेगा, कैसे-कैसे पढ़ाई करनी है, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला आएगा आपका, इसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा जो आपका टायर 1 का होगा, ठीक है? 100 नंबर का। इसमें आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, कितने क्वेश्चन्स आएँगे? 10 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स हो जाएँगे 10, ठीक है? जनरल अवेयरनेस में क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, ठीक है? ये दोनों चीज़ आती है आपके जनरल अवेयरनेस में। फिर आ जाएगी रीजनिंग एबिलिटी, थोड़े मैथमेटिकल वाले भी, थोड़ा लॉजिकल वाले भी आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल 7-7 8-8 मान लीजिए, मैथ वाले थोड़े क्वेश्चन और थोड़े कॉमन बेसिक वाले, तो आपके 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के मिल जाएँगे। फिर आपको मिल जाएगा आईसीटी, ठीक है? कंप्यूटर का आपका क्वेश्चंस हो जाएँगे 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। फिर हो जाएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आएगा 30 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। और डोमेन नॉलेज, जो भी आपका फील्ड है, उससे रिगार्डिंग एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी क्वेश्चंस आएँगे, केस बेस्ड स्टडी, मतलब लंबे-लंबे पैराग्राफ आएँगे, आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा, दिमाग लगा के आंसर देना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चंस आएँगे आपके 20, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 10 क्वेश्चन। तो ये दोनों आपकी डोमेन नॉलेज से मिलाकर क्वेश्चन दिए जाएँगे 30। और जो ये 100 नंबर का पेपर होगा, आपको इसके कितने टाइम दिए जाएँगे? टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स ड्यूरेशन। 2 घंटे 30 मिनट का। पर 2 घंटे 30 मिनट में सिर्फ आपको यही सॉल्व नहीं करना है, आपको नीचे वाला भी सॉल्व करना है, जहाँ पे मेन गेम होता है। क्या होता है? यहाँ पे आपको दिया है 30 नंबर, 30 क्वेश्चंस आएँगे 30 मार्क्स के। अब इसमें आपका होगा 2, मान लीजिए एक एक होगा आपका हिंदी, एक होगा इंग्लिश, और एक आप में जो भी रीजनल लैंग्वेज चूज़ किया हो। ठीक है? तो 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। मैंने मान लीजिए पहले नंबर पे हिंदी लिया है, दूसरा इंग्लिश, जनरल हिंदी, और एक मान लीजिए मैंने स्पेसिफिक रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो पहले क्या रहता था कि इसमें 10 में से ना नेगेटिव मार्किंग भी रहता था और 4-4 क्वालिफाइंग लाना रहता था। तो बच्चे बहुत ही फेल हो गए थे लास्ट बार। तो अभी इस साल क्या किया गया इसमें, आपका टोटल मिला के 12 से ऊपर आपका मार्क्स आना चाहिए। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें 1/3। तो वहाँ पे आपके लिए इतना आसान मत समझिए कि जनरल जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज आपके अलग-अलग हो सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है, जो भी आपको चूज़ करना है। तो पार्ट 1 टू 5 ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि पार्ट 1 टू 5 विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। ये इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा, कब? अगर आप इसमें फेल हो गए तो पार्ट सी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। पार्ट सी आपको पास करना ही रहेगा, जो आपका इंग्लिश, हिंदी और जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, 30 में से 12 लाने ही पड़ेंगे। अगर आप लाएँगे तब जाके आपका जो प्रीलिम्स का है ना, ये इवैल्यूएट होगा। एग्ज़ाम तो दोनों का साथ में ही होगा, इतने साथ में ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
130 क्वेश्चन और 2.5 घंटे के, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलेगा मुझे, तो 130 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास। 130 क्वेश्चन आपको कितना नंबर का होगा, टाइम कितना मिलेगा आपको, 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 घंटे का मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए देखेंगे कहीं ना कहीं आपको तब टाइम तो पर्याप्त मिल ही रहा है, पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो 30 क्वेश्चन है ना, लास्ट के आपको जो दिया गया है पार्ट 6, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। जब आप इसको करेंगे ना, तभी जाके आपका प्रीलिम्स वाला जो 100 नंबर का हो रहा है ना ऊपर वाला, इवेल्युएट होगा, पर दोनों का एग्जाम साथ में ही होगा। तो क्लियर है टायर 1 का कैसा पेपर पैटर्न होगा, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, एकदम आराम आराम से, ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे। रहती हैं तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप या फिर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। अब मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर। एक अगर आपने आंसर सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे ही, पर 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब 1/3 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। बहुत ही हाई लेवल का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 बहुत ज्यादा होता है, और अनआंसर या फिर कोई क्वेश्चन को आप आंसर नहीं करेंगे तो वहां पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना ही कटेंगे। तो याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 1/3 रहेगी, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज वाले क्वालिफाइंग नेचर वाले सारे क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के हिसाब से। अब सिलेबस क्या रहेगा टायर 1 का, टायर 1 का आपका रहेगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, देख सकते हैं वही आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। फिर रीजनिंग एबिलिटी में टॉपिक वाइज पूरा दिया गया है, क्या क्या आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 3 आपका दिया नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, कंप्यूटर क्वेश्चंस। पार्ट 4 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा क्वेश्चंस। पार्ट 5 आपका आ जाएगा डोमेन नॉलेज, जो भी आपके फील्ड से क्वेश्चन है, और एनईपी। जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, जनरल हिंदी का क्या रहेगा, और जो भी अगर आपने रीजनल लैंग्वेज चूज किया है उसका, जैसे यहाँ पे इंग्लिश का रीजनल लैंग्वेज का सिलेबस दिया गया है, और यहाँ पे आपका क्लियरली दिया गया है कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी मैं रीजनल लैंग्वेज चूज करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा पार्ट 1 का सिलेबस है, सिलेबस फॉर टायर 1। अब आते हैं टायर 2 पे। मान लीजिए आपने पहला क्वालिफाई कर लिया स्टेज, और दूसरे स्टेज पे, तो दूसरे स्टेज में क्या होगा, टायर 2 विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, मतलब जो मेरा लास्ट के 30 क्वेश्चन है ना, उसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से, जो प्रीलिम्स का बनाया जाएगा स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन के बेसिस पे ही मेरिट बनेगा। तो 30 में से आप बस 12 से ऊपर ले आइएगा, भले आप 15 लाइए, 16 लाइए, उससे कोई फायदा नहीं रहेगा, बस आपको 12 से पार होना चाहिए। मेन नंबर जो जुड़ेगा किसका जुड़ेगा, स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके रीजनल लैंग्वेज और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को छोड़ के। तो टायर 2 में क्या होगा, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10, मतलब मान लीजिए एक सीट है तो 10 बच्चों को बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए, उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो जो आपका ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू बेस्ड कितने रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 40 नंबर के। 15 क्वेश्चन रहेंगे डेस्क्रिप्टिव मतलब आंसर राइटिंग टाइप, एक क्वेश्चन आपका रहेगा 4 नंबर का। तो आप समझ सकते हैं कितने वर्ड्स तक आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपके होंगे 60 मार्क्स के, तभी तो 15 चौके 60 हो गया आपका। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 55, जिसमें से 40 एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और 15 आपके आंसर राइटिंग बेस्ड रहेंगे, जो एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे। टोटल आपका हो गया 100 नंबर का पेपर, और टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का। इसी के बेसिस पे आपको फाइनल जॉब मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी। तो इसी की मैं तैयारी कराऊंगा आपको टायर 2 की मेंस की, जो बेसिकली हम कह सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कराई जाएगी और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की भी तैयारी कराई जाएगी। हमारे डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ EMRS की, उसमें साथ ही आपको पेपर 1 के लिए भी, टायर 1 के लिए भी गाइडेंस प्रॉपर दिया जाए, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पेपर 1 जो हमारा सिलेबस 2 टायर 2 है, पेपर 2 का फिजिकल एजुकेशन का, उसका सिलेबस क्या रहेगा आप देख सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिया गया है इसमें, फिर दिया है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फिर फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, फिर ट्रेनिंग मेथड्स, फिर सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर आपके सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस, फिर आपका आगे थोड़ा हेल्थ एजुकेशन के थोड़ा डीप में पूछेगा इसमें, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेबल डिजीज, कंटेम्परेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, फिर हेल्थफुल लिविंग, फैमिली हेल्थ एजुकेशन, और प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड ऑफ कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, पर इसमें डीप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर डीप तक पढ़ाऊंगा हमारे इस कोर्स में, जो सिर्फ 1299 रुपए का लॉन्च किया गया है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में। तो जिसको भी EMRS की तैयारी करनी है हमारे साथ जुड़कर, जिसमें आपको टायर 1 की गाइडेंस दी जाएगी, पढ़ाया नहीं जाएगा, क्लियर कर दे रहा हूँ। टायर 2 के लिए पढ़ाया जाएगा, फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको बता दूँ कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को,
रजिस्टर कर लीजिएगा, फिर लॉगिन करके गवर्नमेंट जॉब वाले आइकन में जाइएगा, जहाँ पे आपको सारे जॉब्स मिल जाएंगे, राजस्थान की, ईएमआरएस की, यूपीएलटी ग्रेड की, जो भी जॉब्स आई हुई हैं सारी आपको गवर्नमेंट जॉब की मिल जाएंगी। और आपको जो भी कोर्स परचेस करना है उसको परचेस करके आप अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी क्लासेस जल्दी लाइव लाइव क्लासेस होंगी डेली आपकी। अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और क्लियर इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद, बाय बाय।